क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 30 मार्च का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जो हमारा फ्री वाला है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसे। 9650347272 पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके हमारे जो स्टडी पेड ग्रुप चालू है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, उसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है उस वीडियो का जिसमें पेड ग्रुप्स के बारे में सारी जानकारी है। पीडीएफ का भी लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक, जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 से। ठीक, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। ठीक, अब यहाँ पे क्या सिस्टम किया जा रहा है कि जो भी क्रिमिनल या फिर अपराधी होते हैं, अब उनका जो है कुछ डेटा रखा जाएगा, फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों। ठीक, यानी भौतिक और जो है आपका जैविक नमूने, जैसे कि रेटिना, आँखों का आइरिस स्कैन। ठीक, इसके अलावा जो है उनके जो भी चीज़ें हैं जैसे फिंगरप्रिंट है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें जो है बायोलॉजिकल हो चाहे फिजिकल हो वो स्टोर करने की अब एक बिल आया है, लोकसभा में आया है अभी। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें इजाज़त मिल जाएंगी। और ये कोई ऐसा जो है पर्सन है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन रखा गया, यानी कि निवारक निरोध कानून के तहत भी पकड़े गए हैं, उनको भी जो है उनके भी ये बायोलॉजिकल और फिजिकल सैंपल रखे जा सकते हैं। इसका रिपोजिटरी कौन होगा, मतलब कौन इकट्ठा करके रखेगा, तो ये रखेगा एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रखेगा। ठीक है, इनके हस्ताक्षर, हैंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें रखी जाएंगी। ठीक, तो मतलब जैसे मतलब कोई क्रिमिनल है तो उसके सारे डेटा हमने रख लिया, कभी मान लीजिए फ्यूचर में वो करेगा तब भी हमें पता चल जाएगा, आसानी होगी। ठीक, बाहर कंट्रीज़ में ये होता रहा है, हम लोग भी करेंगे। 75 साल तक ये डेटा स्टोर करके रखा जाएगा। अभी किस कानून के अंतर्गत हम ये ऐसा और क्या क्या चीज़ें जो है स्टोर कर सकते हैं, तो वो कानून है भाई साहब 1920 का। ठीक, आज़ादी से पहले का, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट। जो प्रिजनर है उसका जो है आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, तो उसके क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिंगर के, मतलब फिंगर के इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, सिर्फ यही दो रख सकते हैं जो कि कन्विक्टेड हो गया या फिर नहीं कन्विक्टेड है। ठीक, उन दोनों के फोटोग्राफ भी रख सकते हैं, लेकिन वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इस पर क्रिटिज्म तो होना ही है, कोई लॉ आएगा तो अपोजिशन ने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों भैया, असंवैधानिक क्यों बोला उन्होंने कहा कि भैया पार्लियामेंट जो है की पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है, विधेयक ये विधायी क्षमता ही नहीं है पार्लियामेंट की कि वो किसी सिटीजन के मौलिक अधिकारों को हनन कर सके, जैसे कि आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार है, यानी कि राइट टू प्रिवेसी। ठीक, उन्होंने कहा कि आप किसी का भी फोर्सफुली बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ये आपका जो है नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि आर्टिकल 20, ठीक अभी बताऊंगा क्या ये, कि सब क्लॉज 3 के अंतर्गत मना है। ठीक, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, मतलब ज़बरदस्ती आप उसका जो है ब्रेन मैपिंग करके उससे उगलवा ले रहे हो क्या चीज़ें हैं, या फिर नार्को एनालिसिस कर ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें मना है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत, तो उसकी वजह से आप नहीं कर सकते ये काम। दूसरा जो है राइट टू प्रिवेसी वाला जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है। केएस पुट्टू स्वामी केस था ये, तो इसलिए भी ये चीज़ नहीं की जा सकती। अब आर्टिकल नंबर 20 बता देता हूँ, जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, पेड ग्रुप में हैं, वो लोग मुझे याद दिलाइएगा, मैं आर्टिकल 20 का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरा एक ऑडियो लेक्चर है वो दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, एक तो ये है कि दोहरी क्षति, 3 चीज़ें आर्टिकल 20 के अंतर्गत नहीं कर सकता स्टेट। कौन कौन सी है? पहला तो है भाई साहब डीजे। डीजे क्या मतलब? डीजे है मतलब डबल जियोपार्डी। ठीक है ना, इसमें क्या दोहरी क्षति, मतलब एक ही, जो मान लीजिए कोई अपराध किया उसके लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, ये चीज़ नहीं हो सकती पहले। दूसरी चीज़ क्या है, अगर किसी ने कोई कृत्य किया जो जिसको आप अपराध तभी मानोगे जब किसी लॉ में, रूल में, लॉ में जो है उस कृत्य को जो है बताया जाए कि भैया ये अपराध है। तो और ये भी नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी ने आज की डेट में जो है कोई कृत्य किया, अभी कोई लॉ नहीं था, आपने आगे जाके लॉ बना दिया और कह दिया कि ये इस जो कृत्य है उससे पहले की डेट से लागू होता है, तो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि पूर्व पद प्रभाव कानून, ये भी नहीं कर सकते आर्टिकल नंबर 20 के अंतर्गत। और सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, ठीक है ना, कि खुद ही को मतलब बता दें हाँ हमने किया है, ज़बरदस्ती जो है
खुद के लिए जो है विटनेस से आप उसको जो है काम नहीं कर सकते एविडेंस लाने के लिए। ये 3 चीज़ें बनाई हैं जिसको कि ये बोल रहे थे सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग जो है नार्को, और जो बताया था ना यहाँ पर नार्को था, और दूसरा ब्रेन मैपिंग, ये मना है आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 3 में। ठीक, ये कुछ चीज़ें देखिए, पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ाया है, पूरा उसका जनरल स्टडीज़ का बैकग्राउंड बता दिया, और क्या चाहते हो, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे भाई। ठीक, तो इसलिए जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब लोगों से करवाते रहिए। इसको जो है हमारा जो करंट अफेयर है, सबको बताइए कि करंट अफेयर के लिए करेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस एकमात्र सोल्यूशन आपके लिए हो सकता है, और कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला टॉपिक अब देखो, इसमें भी मैंने क्या किया है कि ये है इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित जनरल स्टडीज पेपर 2। ठीक, अब इसमें यूनेस्को में कि क्रिएटिव सिटी नेटवर्क करके एक इनका जो इनिशिएटिव है, अभी मैं इनकी वेबसाइट पे जाके आपको पढ़ाऊंगा, ताकि कुछ भी ऐसा ना रहे कि आपका जो है बचे। आप सेल्फ स्टडी का आराम से कर सकते हो अगर रोज ये वीडियो देखते जाओ, नई चीज़ें आपको सीखने मिलती है। मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता क्या क्या करना है। ठीक, सिचुएशन वाइज जैसे जैसे होता है मैं रोज आपको बताता रहता हूँ। अब देखो, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए कोझिकोडे केरला का एक इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, किला बोलना है इसे, तो इसने प्रपोज किया कि कोझिकोडे को यूनेस्को के सिटी ऑफ लिटरेचर की तरह ब्रांड किया जाए। ठीक, यूनेस्को कई सारी चीज़ें चलाता है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई आपकी, उस वैसे ही एक क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो है इनका एक इनिशिएटिव है। तो उसमें 7 तरीके के जो है वो होते हैं, फील्ड्स होती हैं, जिसमें से एक फील्ड क्या है, सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है ना, तो उसमें ये प्रस्ताव रखा गया है किला की तरफ से कि कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया जाए। इसके अलावा जो है 6 प्लेसेस, 5 और जो है कौन कौन से किला ने बोली है कि हम बनाएंगे, वो क्या है कि थिरुवनंतपुरम को बोला है सिटी ऑफ पीस। ये जो यहाँ पर बता रहा हूँ सिटी ऑफ पीस, ये यूनेस्को की नहीं है कैटेगरी, ये इन किला बोल रहे हैं कि हम इनको बनाना चाहते हैं क्रिएटिव सिटीज़। ठीक, यूनेस्को की कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे लिखी हुई बताता हूँ कि सिटी ऑफ पीस, कोलम को जो है सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कोची को सिटी ऑफ डिज़ाइन, थ्रिसूर को सिटी ऑफ लर्निंग, और कन्नूर को सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। ये है जो यूनेस्को की है। यूनेस्को की कौन कौन सी जो है 7 कैटेगरीज हैं, एक तो लिटरेचर आपको पता चल गई, और है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। ठीक, तीसरा है डिज़ाइन, चौथा फिल्म, पांचवा गैस्ट्रोनॉमी, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मतलब कि खाना पीना उस सबसे संबंधित है, और छठा है मीडिया आर्ट्स, और 7वां है म्यूज़िक। ठीक, तो इन सब पे जो है ये क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत यूनेस्को अलग अलग सिटी को जो है, अगर उनको मानक को जो है पूरा करते हैं तो उनको ये आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। जैसे सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए उन्होंने क्या कहा है कि भैया सफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि वहाँ की लिटरेरी लाइफ को जो है टेक केयर करते हो, तभी सिटी ऑफ लिटरेचर बन सकता है। अगर कोझिकोडे भेज रहे हैं तो अभी नहीं मिला, अभी प्रपोजल है। 2004 में ये नेटवर्क चालू किया गया था, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। ठीक, और 7 फील्ड हैं। अब भारत में से देखो, भारत में 6 हैं क्रिएटिव, ये देखो मैंने अलग से वैल्यू एडिशन आप लिया है, कुछ आपको और कहीं जाके देखने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क ये यूनेस्को का भी, इसकी वेबसाइट पे भी ले चलूँगा। तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के 2 सिटी हैं भारत में, जयपुर और श्रीनगर। ठीक, फिल्म से संबंधित 1 सिटी है मुंबई, म्यूजिक से संबंधित जो है 2 सिटी है वाराणसी और चेन्नई, और गैस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड 1 सिटी है हैदराबाद। टोटल कितनी है? 6। अलग अलग कैटेगरी याद रखना, पूछ सकता है। अब यहाँ पे चाहो तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी से पढ़ लो। बाकी मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ इसकी वेबसाइट पे, ताकि और भी कुछ चीज़ें हैं, ताकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ ऐसे जहाँ से मुझे लगता है किसी टॉपिक से इंटरलिंकिंग और पूरे पुराने पेपर एनालिसिस करके कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ यहीं पर करा दूंगा। ठीक है ना, वो भी 3-4 मिनट के अंदर। अब देखिए, ये मैं यूनेस्को की साइट पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहली बात तो क्या है, यूनेस्को का मोटो देख लो क्या है, बिल्डिंग पीस इन द माइंड ऑफ मेन एंड वीमेन। हो सकता है पूछ ले भाई, सामने दिख रहा है, एग्जामिनर को भी आसानी हो जाएगी, तुरंत क्वेश्चन बना देगा। ठीक, इस वेबसाइट पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने इंडिया वाले पे क्लिक करना है। ठीक, इंडिया वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए खुल के आ गया। अब इंडिया ने कब ज्वाइन किया था भाई साहब, ये देखो दे रखा है। ठीक, 4 नवंबर 1946, यानी आज़ादी से पहले ज्वाइन किया था, मेंबर बनना था। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, इंडिया और यूनेस्को को जो है कोई तो कोऑपरेशन बीच में करता होगा ना, वो डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन। ये भाई साहब जो है यूनेस्को के साथ में कोऑपरेशन करता है। हो सकता है अलग से क्वेश्चन पूछ ले, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हो, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है आपसे। ठीक, अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या है कि इंडिया में किसी कारणवश ये खुल नहीं रहा है, मैंने देखा था, खैर
लेकिन आपको यहाँ पे दिख सकता है कि यूनेस्को कौन कौन सी चीज़ें निकालता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, ग्लोबल जियो पार्क हो गया, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हो गया, ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज हो गया, और क्रिएटिव सिटी नेटवर्क हो गया। बताओ, मैं इसीलिए कहता हूँ ऑफिशियल सोर्सेज से जाओ, एग्जामिनर को भी क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है कि उसके पास भी एक ये रहता है भैया जस्टिफिकेशन कि हमने तो यहाँ से बनाया था। तो ऑफिशियल सोर्स से बनाता तो वो भी सेफर पॉइंट पे रहता है, वो किसी के नोट्स और इधर उधर से थोड़ा ना बनाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक। और जो लोग यहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं वो आपको ये बताएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग खुद अगर डायरेक्टली पहुँच गए तो उनको पूछो कैसे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मुझे मालूम है ज्ञान जितना बांटोगे उतना ज़्यादा जो है बढ़ता है, जितना ज़्यादा आप जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा उससे मुझे भी सीखने को मिलता है, आप लोग को भी सीखने को मिलता है। आप लोग सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बायोस्फीयर रिजर्व, ग्लोबल जियो पार्क, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक वो है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज और क्रिएटिव सिटीज़। इसके अलावा देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क कौन कौन से हैं, वहीं से मैंने निकाला है वाला डेटा जो अभी आप लोग को बताया था। इसके अलावा हेग कन्वेंशन, ये हेग कन्वेंशन वो है कि जब वॉर के टाइम पे जो है किसी इस टाइप के जो कल्चरल हेरिटेज है उनको जो तोड़ा फोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ, तो ये बताया गया कि भारत ने कब कब ज्वाइन किया है कन्वेंशन। जैसे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भारत ने 1972 में ज्वाइन किया है, ठीक, और रेटिफाई जो है कब किया, 1970 14 नवंबर को। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्चर से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने पीडीएफ पर, ठीक, समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री संबंधित। देखो क्या है कि मालाबार रिबेलियन आप लोगों ने पढ़ा होगा, मपला रिबेलियन बोल देते हैं, मालाबार विद्रोह बोल देते हैं। तो ऐसा है कि पीछे कुछ लोगों ने ये बोला था कि भैया इनको स्वतंत्रता सेनानियों में डाला गया है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी थी, ऐसा बोला जाता है। मालाबार जो है केरला में, आज के टाइम पे जो केरला है वहाँ पर कुछ मुस्लिम पीजेंट थे, किसान थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और उन्होंने हालांकि विद्रोह किया था, अभी जो ऐसा बोला गया है वो अपर कास्ट जो हिंदूज थे, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने भी रखा हुआ था कि वहाँ के राजस्व इकट्ठा करने के लिए, लेकिन अपर कास्ट हिंदूज के ऊपर ही इन्होंने जो है धावा बोला गया था। सिर्फ 2 ब्रिटिशर्स मारे गए थे, सिर्फ 2 ब्रिटिशर्स, बाकी सब अपर कास्ट हिंदूज को मारा गया था। तो इसलिए ये एक तरीके का जो है विद्रोह नहीं था, जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह नहीं था, ये जो है टारगेट किया गया था हिंदूज को। तो इनको जो है फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, मालाबार विद्रोह को हटा देना चाहिए। ये सारी कहानी है, ये मतलब ये पूरा परिदृश्य है, ठीक। अब इसमें क्या है कि भाई साहब डिसीजन लेना है कि भैया स्वतंत्रता सेनानी में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये लेना है ICHR को, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च को। तो उन्होंने अभी इस पर डिसीजन लेना है कि भाई साहब कई सारे जो मालाबार रिबेलियन मार्टियर्स जो शहीद थे 1921 वाले में, जैसे कि वरियम कुन्नाथू, कोहाना हमद हाजी और अली मुस्लियार, और भी कई सारे फ्रीडम फाइटर, तो इनको फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से हटाना है। इस पर डिसीजन अभी टाल दिया है, डिसीजन आगे लिया जाएगा, ठीक, ऐसा बोला है उन्होंने। ये कहा है कि भाई साहब पैनल का व्यू है, ये पैनल का व्यू है कि मालाबार में 1 साइडेड अटैक था हिंदूज के ऊपर, सिर्फ 2 ब्रिटिशर्स मारे गए थे, बाकी सब जो है हिंदुओं को मारा गया था। तो फ्रीडम स्ट्रगल कहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर सब कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया है कि मालाबार रिबेलियन लीडर्स मुस्लिम जो हैं उनको हटा देना चाहिए, ठीक। तो अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। खैर, इसके बारे में जान लेते हैं। मालाबार रिबेलियन मपला राइट जो है अगस्त 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि आज वो केरला का पार्ट है। मपला पेजेंट्री जो मेनली मुस्लिम जो थे, इन्होंने जो प्रिवेलिंग फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है ना, जो कि कंट्रोल किया जाता था किसके द्वारा, अपर कास्ट हिंदूज के द्वारा, तो उनके खिलाफ जो है उनको मारा था इन्होंने, ये वाली चीज़ है। तो इसको फ्रीडम स्ट्रगल से हटा देना चाहिए। अभी वाइस प्रेसिडेंट जी का मैं एक जो है आज सुन रहा था, उन्होंने बात बोली है कि ऑब्जेक्टिव रिकंसिडरेशन ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक। ये वाइस प्रेसिडेंट ने ही बोला, तो मतलब हिस्ट्री को थोड़ा सा चेंज होने वाली है। तो नई NCERT आएगी, देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ओल्ड NCERT जो थी वो आज भी जो है बिल्कुल लॉजिकल हैं कि उनसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो भी करंट अफेयर में जैसे मपला वाला है वो भी आपको पढ़ना है। तो नई क्या चीज़ें होती हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो यहाँ से पढ़ते रहो। ओल्ड NCERT प्रेफर करो, ये वाली करो, तो सब कुछ हो जाएगा आपका, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित। देखो मैंने कल आप लोग बताया भी था कोरल मालदीव्स का, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोग बताया था कि वहाँ पे एटॉल्स है। एटॉल जो है मूंगा पत्थर यानी कि कोरल रीफ्स की वजह से बन जाता है। पूरा जो है ज्योग्राफी का उनका सिस्टम बताया था कि कैसे क्या होता है। अब यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग की बात करेंगे, ये अभी न्यूज़ में आया है।
क्या क्या बोलते हैं, प्रवाल विरंजन या फिर मूंगे की जो चट्टाने हैं उनका विरंजन मतलब कलर जो है वो ब्लीच हो जा रहा है। जैसे आप ये देखो यहाँ पे क्या है भाई साहब, ऐसा होता है ये, ठीक। लेकिन जब इससे कलर हट जाता है तो इसको बोल देते हैं कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीचिंग हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, सारी चीजें इसमें बताऊंगा, बिल्कुल जो है पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। प्रवाल विरंजन देखो अब क्या है, अभी क्यों न्यूज में है, ऑस्ट्रेलिया के अब जो है पूर्वी हिस्से में देखोगे तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है और करीबन 2300 किलोमीटर में है, 2300 किलोमीटर भाई साहब, ठीक। ये ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है। और इस पे अभी इन्होंने 25 मार्च को जो है यहाँ के जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज ने बताया कि इस रीफ में कोरल ब्लीचिंग यानी कि प्रवाल विरंजन हो रहा है। अब कोरल रीफ की या फिर मूंगे की चट्टानों की जो है वो पढ़ लेते हैं, बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि कोरल जो है और कोरल पॉलिप्स, ठीक है, तो ये एक तरीके के मरीन इनवर्टिब्रेट होते हैं, यानी कि समुद्री अकशेरुकी होते हैं या फिर और एनिमल जिसमें कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक। हर कोरल के पास में पॉलिप होता है और हर ऐसे 1000 ऑफ पॉलिप्स होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं, कॉलोनी बनाते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनका स्केलेटन होता है, वहीं बढ़ता जो है शेप ले लेता है अलग से, ठीक। अपने आप को जो है कॉपी बनाते आते हमसे, ठीक। अब ये कोरल पॉलिप्स जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, किसके साथ में, जूज़ैंथेल्म के साथ में, जो मैंने कल आप लोग बताया भी था। ये एक तरीके का शैवाल होता है, यानी कि एल्गी होता है, सिंगल सेल्ड एल्गी होता है, यानी कि एक कोशिका वाला शैवाल है। जूज़ैंथेल्म को बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है, यानी कि सहजीवी संबंध होते हैं। मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से समझ लो कि प्रकाश संश्लेषण करके यानी कि फोटोसिंथेसिस करके सनलाइट के थ्रू एनर्जी और पोषक देता है पॉलिप्स को, ठीक। ये एक तरीके का मतलब क्या हुआ, एक प्लांट हुआ, प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ, ठीक, जूज़ैंथेल्म। और ये जो है इसको जूज़ैंथेल्म को घर देता है कि भैया तुम रहो हमारे यहाँ, हम हमारी जो है चिपके रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्गी जूज़ैंथेल्म जो होता है यही कलर देता है पॉलिप को, समझ में आ गया। जो कलर रेड आपको दिख रहा है वो जूज़ैंथेल्म की वजह से होता है कोरल पॉलिप में, ये ध्यान रखना, जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन क्या है कि ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, ये बिगड़ जाती है अगर मान लो टेम्परेचर पानी का बढ़ रहा है, अम्लता बढ़ रहा है, यानी कि एसिडिटी जो है, एसिड है पानी का वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, और मतलब प्रकाश जो है नहीं आ पा रहा है, तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट जब जो है बिगड़ने लगता है तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बिगड़ने लगता है। तो जूज़ैंथेल्म क्या करता है कि यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन वाली जो है कुछ चीज़ें जो है बनाने लगता है, तो पॉलिप जो है इसको झटक देता है जूज़ैंथेल्म को, कहता है हटो यार तुम, ठीक, पोषण वोषण मिल नहीं रहा है, उल्टा जो है कुछ जो है हमसे और ऑक्सीजन टाइप कुछ फेंक रहे हो चीज़ें, तो उसकी वजह से हमको दिक्कत हो रही है, रिएक्टिव ऑक्सीजन दे रहे हो, तो ये इसको झटक देता है। जब झटक देगा कोरल पॉलिप तो उसका कलर भी जो है वो खत्म हो जाता है, तो वो वाइट सा हो जाता है, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया नीचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। अब चूंकि ज़ैंथेल्म और एल्गी शैवाल से ही जो है पॉलिप को जो है न्यूट्रिशन मिल रहा था, फूड मिल रहा था, अब जब ये इसको झटक दिया, कलर भी गया, पोषक भी गया, तो धीरे धीरे ये सब जो है बढ़ते आते, तो जो ये बढ़ रहे थे, ठीक, एक के ऊपर एक स्केलेटन, वो फिर नहीं बढ़ता। और यह कोरल ब्लीचिंग पहला ये मतलब एक तरीके से इंडिकेशन होता है कि कोरल पॉलिप भी अब जो है खत्म होने वाले हैं, ठीक। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट, फैक्ट। तो बस यही अपनी कोशिश रहती है कि बस आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएं बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू से संबंधित। देखिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द मूव, सिंपल चीज़ है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में जो है एक समझौता हुआ, उसमें एक कार्ड निकाला उन्होंने कि भैया कार्ड ले लो और फ्यूल कहीं पे भी तुम जा रहे हो, कुछ भी तुम्हें कहीं हमारे इंडियन ऑयल वाले आउटलेट पे या फिर कहीं से भी आपको जो है तेल लेना, तो आप सीधे तेल इस कार्ड के जरिए ले सकते हो। फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द मूव करके दे दिया, तो ये बढ़िया है, इनको जो है रेडीनेस होने में टाइम कम लगेगा, ऑपरेशन में जो है इजी रहेगा, ठीक। और ये सारी चीज़ें जो है एक शेकाटकर कमेटी थी, उसने सिफारिशें की थी, ठीक है ना। उसी में ये भी सिफारिश थी कि इनकी मतलब जल्दी से जल्दी, डिफेंस से संबंधित है शेकाटकर कमेटी, ये ध्यान रखो, ठीक, कि जल्दी जो है इन लोग को रेडी, मान लो हमला हो जाए तो हम तेल ही नहीं भरा पा रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें इन्होंने बोला था, टीथ टू टेल रेशियो आर्म फोर्सेस का है, उनको इंप्रूव करना है, तो उसी कमेटी के रिकमेंडेशन को पूरा किया जा रहा है फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द मूव के अंतर्गत, ठीक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका रखा गया है, ये एजेंसी जो इम्प्लीमेंट करेगी, कौन करेगी, जो वेस्टर्न एयर कमांड है सुब्रतो पार्क में,
ठीक, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जो है उन्होंने अभी लॉन्च किया फ्लीट कार्ड। ठीक, सिंपल सी शेखाटकर कमेटी, प्लीज याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यू संबंधित है। देखिए अभी जनजातियों को जोड़ना स्टेट की या फिर घटाना निकालना ये सारी चीजें जो है, तो उसी संबंधित एक क्या है कि लोकसभा में एक बिल पास हो गया है जिसमें कहा गया है कि त्रिपुरा में कुकी जो ट्राइब है, कुकी, ठीक, कुकी ट्राइब के अंतर्गत एक सब ट्राइब यानी कि उप जनजाति को जोड़ना है जिसका नाम है डारलोंग कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की न्यूज में जो आती पूछता है डारलोंग, त्रिपुरा के कुकी के अंतर्गत डारलोंग जो कम्युनिटी है उसको लोकसभा में एक बिल पास कर शेड्यूल ट्राइब का जो है लिस्ट में डाल दिया गया है त्रिपुरा में। ठीक, ये अमेंडमेंट बिल है 2022 का। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने बोला कि केंद्र सरकार अच्छा से अच्छा काम कर रही है, आदिवासियों को उनकी लिविंग कंडीशन को सुधार रही है। अब इस पे अपोजिशन तो कुछ ना कुछ बोलेगी, तो उसने कहा है कि भैया कि ये क्या एक को जोड़ दिया दूसरे को घटा दिया, यार और भी तो बहुत सारे वेरियस कास्ट हैं, ठीक, अलग अलग स्टेट्स में, उन सबको एक साथ जोड़ो, ठीक है ना, या फिर घटाओ, तो इस तरीके से करो कुछ। तो ये जो वैसे तो जोड़ा ही जाता है, घटाने का तो कुछ सिस्टम अभी नहीं लग रहा है। तो ये है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को एक साथ पीस मील मैनर में काम मत करो। ठीक, तो देखो यहाँ पे त्रिपुरा की बात हो रही है, ठीक है, त्रिपुरा की बात हो रही है। तो त्रिपुरा जो है भारतीय स्टेट कौन कौन से, आसाम और जो है मिजोरम से जो है टच होता है। ठीक, दूसरा और बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 साइड से। ठीक, ऐसे त्रिपुरा करके है, आसाम और मिजोरम से टच होता है, मेघालय से नहीं होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक रुद्र सागर लेक है जो कि रामसार साइट है। यहाँ पे उन्नाकोटी रॉक कट कार्विंग है, शिवा की जो है यहाँ पे कार्विंग्स हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं, इसको याद रखना। त्रिपुरा की कैपिटल कौन है ये बताइएगा आप लोग। अगला टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जोजिला टनल। देखो आप लोगों ने कई सारे दर्रे पड़े होंगे, यानी कि पासेस। पासेस क्या होती है, जैसे अगर साइड से आप देखो तो क्या है कि भाई साहब ये पहाड़ है, ठीक, पहाड़ में जो सबसे नीचे वाली जो जगह होती है उसको पास बुलाते हैं, यानी कि यहीं से भाई ऊपर पहाड़ कोई आदमी आ रहा है तो चढ़ के ऊपर पहाड़ पूरा ऊपर ले इससे चढ़ के आएगा कि यहाँ से आएगा। ठीक, तो 2 वैली के बीच में जो जगह होती है यही पास होती है। जैसे खाइबर पास आपने पढ़ा हो तो सुना होगा, तो ये इस पासेस के थ्रू जो है लोग की आवाजाही रहती है, तो इनको दर्रे बोला जाता है हिंदी में। खाइबर पास ही पास वो पास था जिसमें भारत के पश्चिमी हिस्से से जितने भी जो है ये लुटेरे आए, ये सब खाइबर पास के थ्रू से आए थे। ठीक है, खैर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जोजिला पास की। ठीक, जोजिला पास क्या है, एक तरीके से कश्मीर के जो श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ता है, लेकिन भाई साहब दर्रा है तो ये तो खुले वातावरण में है ना, तो ये यहाँ पे बर्फ गिर जाती है तो 6 ही महीने खाली ये जो है रोड जो है चल पाती है। तो इसलिए हमने क्या किया, अब हम जोजिला टनल बना रहे हैं, यानी कि सुरंग खोद रहे हैं। ठीक, अब सुरंग खोदने के लिए काम तो भाई साहब जब ये कारगिल वॉर हुआ था तब भी तो लेह लद्दाख इधर से हमला किया था घुसपैठियों ने, पाकिस्तानियों ने, तो उस समय जो है नीड लगी थी, लेकिन तब से अभी तक जो है 99 से लेके अभी तक ये बन नहीं पाई। ठीक, अभी जब चाइना ने फिर से जो है यहाँ पर लद्दाख में जाके जो है घुसपैठ करना चालू किया है और टेरिटोरियल क्लेम्स बोल रहा है, तो हमको अब लग रहा है कि भाई साहब तेजी से इसको जो है बना लेना चाहिए, ताकि एक तो समय कम हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी, और साल के 12 महीने पूरे साल भर जो है हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी लद्दाख से। पूरी कहानी समझ में आई, बस अब क्या बचता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो भाई साहब फैक्ट कोई बिल्कुल फिर फैक्ट जो है सेट करने पड़ते हैं, बिल्कुल जो है गुलदस्ते एक तरीके से। अगर आपको जो है बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं, सीधे फैक्ट पे कूदोगे तो दिक्कत है। तो यहाँ पे जोजिला टनल जो है वो ये चाइना को रोकने के लिए LAC पे, तो लद्दाख तक हमारी जो है कनेक्टिविटी साल भर रहे, इसके लिए ये पूरा करने की कोशिश की जा रही है रिकॉर्ड टाइम में, डेडलाइन से पहले। ठीक, जो कि नवंबर 2026 तक की डेडलाइन है, तब तक हमें बना लेना है, लेकिन हो सकता है कि सितंबर 2024 को ही हम लोग ये ओपन कर दें। ठीक, और ये जो मतलब जो पैसे जो टाइम लगता है जोजिला पास के थ्रू, वो तो लगता है 3.5 घंटा, लेकिन टनल बन जाएगी तो 15 मिनट में हम ये ट्रैवल कर लेंगे, तो काफ़ी जो है बढ़िया हो जाएगा। जोजिला टनल जो है ये आपका जो कश्मीर वैली है जहाँ पे कॉनिफर जो है क्लैड माउंटेन होते हैं। कॉनिफर क्या है, कॉनिफर एक प्लांट की जो है वो होता है जिसमें कि जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियाँ ऐसे नहीं होती हैं, ठीक है ना, वो पत्तियाँ जो है आपके निडल जैसी हो जाती हैं। ठीक, तो उनको कॉनिफर जो है प्लांट्स ट्रीज बोलते हैं, और हिंदी में अगर इसको देखें तो बोलता है आपको शंकुधारी पहाड़। ठीक है ना, शंकुधारी पहाड़। जैसे जैसे आप
जो है विषुवत रेखा के से ध्रुव की तरफ बढ़ोगे तब भी कॉनिफर आपको मिलता है। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में ऊपर बढ़ोगे तब भी आपको कॉनिफर के ट्रीज या फिर माउंटेन्स मिलते हैं। तो कश्मीर से जो है ये चलेगा टनल, और आपको सोनमर्ग कश्मीर का है वो वहाँ से मिनामर्ग जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख में जोड़ेगा। 2600 करोड़ का है ये, और हॉर्स शू शेप में टनल होगा, यानी कि ऐसे, ठीक है ना, हॉर्स शू इसको बोलते हैं। और इसमें क्या है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट भी होगा और सबसे ऊंचा भी होगा। जोजिला टनल सबसे लॉन्गेस्ट, लंबा भी, ऊंचा भी, 3500 मीटर के आसपास होगा ऑल्टीट्यूड, और लॉन्गेस्ट भी होगा 14 किलोमीटर के आसपास है ये, ठीक। और ये बल्टल से मिनामर्ग तक जोड़ेगा, ठीक। बल्टल आपका कश्मीर में हो गया आपका, ठीक है। और जोजिला पास जो है कश्मीर कैपिटल श्रीनगर को लद्दाख जोड़ता, बट 6 महीने यही चल पाता, बाकी टाइम बंद रहता है। कुछ यहाँ पे और चीज़ देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है, ये जो है यहाँ पे ये टनल बनाई जाएगी, लेह की तरफ जा रहा है। लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल होगी एशिया की, लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल, मतलब कि आ भी रहा है जा भी रहा है, ठीक। सिंगल ट्यूब होगा, मतलब ऐसे करके जो है बनाई जाएगी ऐसे, ठीक। और जो है रोड टनल है, एशिया की सबसे बड़ी, लेंथ 14.15 किलोमीटर है, ओपन रहेगा हर दिन, हर वेदर में ओपन रहेगा। नेशनल हाईवे 1 पे बनेगा, ध्यान रखना। और जो है 3.5 घंटे का टाइम सिर्फ 15 मिनट में हम कवर कर सकेंगे, और कंप्लीशन टाइम 5 साल का इसको बताया जा रहा है। समझ में आ गई, ठीक। अगला टॉपिक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित है। हाथी की मौत हो रही है, और ये वाला टॉपिक जो है आप मेंस में जैसे आप लोग से पूछता है कि मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कहाँ कहाँ क्या है प्रॉब्लम, तो उसमें ये आप बता सकते हो। साथ ही साथ क्या सजेशन पूछा गया, तो वो भी यहाँ पे एक कमेटी ने कुछ सजेशन दिए, तो यही वाले लिखने हैं आपको, ठीक। तो क्या है भाई साहब, एलिफेंट की डेथ हो रही है, पर्यावरण के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि हमने एक स्थायी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के बीच में, ताकि जो है समन्वय बैठाते हुए हम लोग एनिमल की डेथ और खासतौर पे एलिफेंट की डेथ को जो है रोक सकें, ठीक। ऐसा जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने बताया है। 19 एलिफेंट मर गए थे 2018-2019 में, 14 एलिफेंट मर गए थे आपके जो है ट्रेन से कट के, मतलब या रेलवे ट्रैक पे, और 2019-2020 में 12, 2020-21, तो मतलब हर साल जो है 10 के ऊपर तो जो है मरी जाते हैं, जो रिपोर्टेड है। स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी रेलवे के द्वारा 2013 में, उसने कई सारे रिकमेंडेशन दिए थे। उसमें ये भी कहा था कि भाई साहब, जब किसी ऐसे एरिया में घुसो जहाँ पे एलिफेंट्स होने की संभावना होती है, तो वहाँ पर आप अपनी स्पीड कम कर लो, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम कर लेने चाहिए। तो कई सारे और भी यहाँ सजेशन दिए गए हैं, जैसे कि परमानेंट और टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए एलिफेंट कंट्रोल कॉरिडोर में, गलियारे जो हैं। साथ ही साथ अंडर पास बना दो, ठीक। तो ट्रेन वहाँ से निकल जाए, ऊपर से अपना हाथी वाथी चलते रहे भाई, उनको तो मूव करना ही होता है, ठीक। और उसका फेंसिंग यानी बाड़ लगा दो, और ट्रेन ड्राइवर्स को जो है मतलब कुछ पता चल जाए, साइन वाइन लगाओ कि भैया एलिफेंट कॉरिडोर आ रहा है, ताकि वो जो है धीमे कर लें। साथ ही साथ ट्रेन का क्रू जो है, स्टेशन मास्टर जो है, उनको सेंसिटाइज करो, संवेदनशील बनाओ कि एलिफेंट के प्रति, ठीक है। और जो है क्लियरिंग वेजिटेशन जो है, जैसे ये रेलवे ट्रैक है, तो आसपास का जो वेजिटेशन है वो काट दो, तभी तो खाने के लिए तो आते हैं बेचारे। तो ये देखिए यहाँ पे इनकी बेचारी डेथ हो जाती है, इनकी क्या वो है, हम घुस रहे हैं ना उनके घरों में, वो तो ना आ रहे हैं अपने यहाँ। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में ये सजेशन लिखो, कमेटी ने दिए हुए, ये भी लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित है। सो कोल ऑयल, आप लोगों को मैंने बताया है, रशिया के पूर्वी हिस्से में एक सखालिन करके जो है एक एरिया है, ठीक। और उस एरिया में आपका ONGC विदेश लिमिटेड के जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है। तो जो भी तेल निकलता है, मान लीजिए 100 निकलता है तेल, तो उसमें से कुछ OVL का भी वही हिस्सा होता है। उस हिस्से को जो है OVL ऑक्शन के थ्रू बेचता है, ठीक। इंडिया में जैसे कि यहाँ पे HP है, BPCL है, ये सब लोग खरीदते हैं। तो अभी जो है पिछले महीने इन्होंने ऑक्शन लगाया था, तो किसी ने खरीदा था, लेकिन अब चूंकि रशिया के ऊपर जो है सैंक्शन लग गए हैं, प्रतिबंध लग गए हैं, तो रशिया की मजबूरी है, ठीक। और इनसे कोई खरीदेगा नहीं, तो ऑक्शन जो है काफ़ी सस्ते दामों पे मिल रहा था, तो HP और BPCL ने तुरंत जो है इसके ऊपर झपट्टा मार दिया है, और इन्होंने यहाँ पर तेल जो है खरीद लिया है बहुत ही कम पैसे में, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया इन्होंने। सकोल ऑयल इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक। इंडिया का जो ONGC विदेश लिमिटेड, और जो पैसा दिया जाता है वो रुपये में दिया जाता है, तो एक तरीके से यहाँ पे हमारा फॉरेक्स की भी सेविंग हो रही है, ठीक। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखा करो, इकोनॉमी संबंधित हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये ऑयल उन्होंने ले लिया है यूक्रेन की वजह से। इंडिया, एक देखो यहाँ पे फैक्ट है जो मैंने यहाँ मार्क भी कर रखा है, दुनिया में 3rd बिगेस्ट ऑयल का उपभोक्ता है इंडिया, और इम्पोर्टर भी इंडिया ही है। ऑयल का
मतलब अगर दुनिया से जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है आयातक है, यानी कि इंपोर्ट करता है कौन? इंडिया। सबसे ज़्यादा जो है तीसरा पूरी दुनिया में जो है उपभोक्ता कौन है ऑयल का? इंडिया। ठीक, पहले दो कौन है? कमेंट करके बताइए, इंपोर्टर और कंज्यूमर। ठीक, आपका ओवीएल जो है आपका रशिया के सखालिन 1 प्रोजेक्ट में इनकी जो हिस्सेदारी है, निवेश है, वहाँ से ये क्रूड ऑयल को ऑक्शन करके बेचते हैं और अभी डिस्काउंटेड प्राइस में बीपीसी और एचपीसीएल ने इस पे झपट्टा मार के खरीद लिया है। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। देखिए इन्वायरमेंट में भी इसको जोड़ सकते हो आप 3 में। माइक्रो प्लास्टिक की वैसे तो बस ये है कि जो वैसे प्लास्टिक होता है मैक्रो प्लास्टिक, जैसे कि हम लोग हैंड बैग यूज़ करते हैं और प्लास्टिक बोतलें हैं, वो मैक्रो में आता है। और ये माइक्रो प्लास्टिक वैसे तो कोई मतलब इंटरनेशनली डिफाइंड नहीं है कि किसको हम माइक्रो प्लास्टिक बोलेंगे, बट 5 mm को जो है नॉर्मली बोल दिया जाता है। उससे कम लेंथ वाले जो भी प्लास्टिक होंगे उनको माइक्रो प्लास्टिक बोल देते हैं। अब आपने देखा होगा कि फेस वॉश में माइक्रो प्लास्टिक रहता है, कई सारी चीज़ों में माइक्रो प्लास्टिक रहता है, जो कि अब अभी जो है नेदरलैंड में एक स्टडी हो रही थी, तो वहाँ पे देखा कि ह्यूमन ब्लड में भी पहुँच चुका है माइक्रो प्लास्टिक। तो ये शोध में पता चला, कहाँ पर पता चला? नेदरलैंड में पता चला। ये करंट अफेयर में का क्वेश्चन हार्डकोर पूछा सकता है। माइक्रो प्लास्टिक जो होता है ये हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है। माइक्रो प्लास्टिक बॉटल बैग से अलग होता है। कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं है कि क्या साइज़ है, फिर भी 5 mm को बोला जाता है। उससे कम के प्लास्टिक को माइक्रो प्लास्टिक की कैटेगरी में देखा जाता है। अभी जब ये स्टडी हो रही थी नेदरलैंड में, तो उन्होंने बोला है कि अपर लिमिट ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल जो है वो 0.0007 मिलीमीटर रखा है। मतलब उसके नीचे होगा तो फिर ब्लड के थ्रू पास हो जाएगा। व्हाट वर द प्लास्टिक, कौन कौन से प्लास्टिक जो है यहाँ पे स्टडी करे गए? तो वो प्लास्टिक पॉलीमर स्टडी किए गए। ठीक, प्लास्टिक पॉलीमर कौन कौन से हैं यहाँ पे? बस मेन चीज़ यहाँ पर ये है, कौन सा शोध में यूज़ हो वो नहीं है। पॉलीएथिलीन टेट्रा फेटालेट। ठीक, ये पीईटी बोलते हैं। पीईटी बॉटल्स आपने सुना होगा, टूटती नहीं, ये नहीं होती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले, यूपीपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, जैसे पूछ लेंगे भाई साहब बताओ आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है, टीएनटी का फुल फॉर्म क्या है, ये इस तरीके के पूछ लेते हैं यार। तो हम लोग तैयारी अपनी करते चलें, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे आए उसी से तो हम सेंस रखेंगे ना कि भैया कैसे आगे पढ़ना है, पढ़ते समय ध्यान रखना। तो पीईटी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीएथिलीन टेट्राफेटलेट। ठीक, पॉलीएथिलीन सिर्फ जो है वो प्लास्टिक कैरी बैग बनाने के लिए काम आता है। क्या क्या काम आता है वो भी बताया गया है। पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन, यानी कि फूड पैकेजिंग के लिए कौन सा यूज होता है? पॉलीमर ऑफ स्टाइरिलीन। और मिथाइल एक्रिलाइट। ठीक, और पॉलीप्रोपिलीन। तो यहाँ पर ये पहले जो 4 मैंने आपको बताया है ये सब ब्लड में प्रेजेंट पाए गए हैं भी। ठीक, तो कैसा लगा आज का सेशन? आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कराते रहिए। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर जरूर करिएगा। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, ये सारे दे रखे हैं मैंने आप लोग को, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग 9650347272 पे जो है बात कर सकते हैं। जल्दी से ज्वाइन करेंगे तो अच्छा है। 75 करीबन दिन बचे हैं। यूपीपीसी 12 जून को होने वाला है, 5 जून को जो है यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, तो कम टाइम है। अगर आप स्टडी सिर्फ उतना करना चाहते हैं कि जिससे जो है सिलेक्शन हो सके, ठीक, आपको ऊपर बौछार पीडीएफ की करी जाए जो आप 5 साल तक ना पढ़ पाए, या फिर जो है कोई गाइडेंस नहीं, काउंसलिंग नहीं, उससे परेशान है, तो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। टेस्ट सीरीज भी है, स्टडी प्लान भी है, काउंसलिंग भी है, गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे जो है कोई गाइडेंस, कोई काउंसलिंग, डाउट डिस्कशन होता है, लाइव डाउट डिस्कशन होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है 9650347272 पे बात जरूर करें। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होती है सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।